गुड सर। मॉर्निंग बेटा। हाँ देखिए, टॉपिक था अपना मोल कॉन्सेप्ट। इसके कुछ पार्ट अपने फिनिश हो चुके थे, तो वन बाय वन देख लेते हैं। इस बहाने आपका छोटा सा रिवीजन होता है। हाँ देखिए, यदि अभी तक की मतलब मैंने मंडे से शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट, आज सैटरडे है। अगर मंडे टू सैटरडे की क्लास देखें तो मैंने अभी केवल आपको इतना पढ़ाया है। हाँ, इसको समझाने के चक्कर में न्यूमेरिकल करवाने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम किल हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, मोल क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मोल क्या है, तो आप उसको ऐसे बताओगे कि जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर किलोमीटर, लिक्विड की यूनिट लीटर मिलीलीटर, और वेट की यूनिट ग्राम किलोग्राम। ऐसे ही केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन वर्ड होता है मोल, और 1 मोल बराबर होता है आपका 6.02 into 10 की पावर 23 पाई। इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। मोल के 3 फॉर्मूले हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये वाला केवल गैस पे लगता है और ये तीनों पे लगता है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब टोटल नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एटॉमिसिटी, मोल, एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको बताया था, अगर एक ही एटम से बना है तो यूनिमॉलिक्यूलर, या और दो से बना है तो मॉलिक्यूलरिटी 2, 3 से बना है तो मॉलिक्यूलरिटी 3, और 4 से बना है तो 4। इस टाइप एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ये आइसोटॉप पे लगता है। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। परसेंटेज आपको आइसोटॉप की दी होती थी, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, आपको आता है। एक रिवर्स टाइप का क्वेश्चन था, आपको परसेंटेज दिया होता था और आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना, मतलब एवरेज एटॉमिक मास दिया होता था, परसेंटेज निकालनी है। ये एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब गैस का मिक्सचर हो। किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन भी है, Cl2 भी है, हीलियम भी है, बहुत सारी गैसें हैं। इस पूरे सिलेंडर का अगर मोलर मास निकालना है तो आप उसे एवरेज मोलर मास कहते हैं। अगला था आपका गेल-ल्यूसी लॉ। इसमें आपको बताया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जो रिएक्शन का रेशियो होता है, मोल का रेशियो होता है, वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। एवोगैड्रो लॉ, इसने बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। यहीं से फॉर्मूला आया था कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। और एक मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन बताई थी, जो होती है पीवी बराबर एनआर। इतना ही पढ़ाया है क्या मैंने आपको? हाँ सर। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग लिखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब समझ लिए क्या होता है आपको। आपने मतलब बचपन से ही हमें बताया जाता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही तोड़ा जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये बात आपको पता है या नहीं? हाँ सर, पता। ऐसे ही आपका लॉ ऑफ ये वाला है कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना आप बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हो। इतना सा लॉ है। तो लिखा है इसमें, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड matter can
never be created and nor destroyed. Matter can never be created and nor destroyed in any chemical reaction. फिर से सुन लें एक बार. Matter can never be created and nor destroyed in any chemical reaction. That is total mass in chemical reaction. That is total mass in chemical reaction is always conserved या कांस्टेंट कर लेना. कंजर्व या आप उसी का वर्ड होता है कांस्टेंट. मतलब आप मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो. यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और नई लाइन से लिखना, इसका मतलब क्या होता है? मास बिफोर रिएक्शन इक्वल मास आफ्टर रिएक्शन. और इसको बॉक्स में बंद कर लेना. मैंने आपको बताया था मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. हो गया सर. अब तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख रहा हूं, H2 प्लस O2 और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके बनाया 2H2. आराम से देखें. इसका मतलब है 2 मोल H2 के और 1 मोल O2 का आपस में रिएक्शन किया और 2 मोल वाटर के मिली. ये बात समझ में आई या नहीं है? हाँ समझे. अब आपको पता है इसके मोल कितने हैं? 2 मोल. 2 मोल. और इसका है बेटा 1 मोल और इसका है 1 मोल. सॉरी 2 मोल. 2 मोल. आपसे फॉर्मूला पता है मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. यदि मुझे इसका मोल पता है तो मैं इसका वेट पता है, वेट कितना है. आपको फॉर्मूला पता है मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मोल है आपका 2 और आपको वेट निकालना है. और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2. इसका वेट 4 ग्राम है क्या? इस वाले का. हाँ. अब मैं इसका वेट देखता हूं. अब हम इसका वेट देखते हैं. आपको पता है मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. इसका 1 मोल है तो मैं मोल की जगह 1 वेट निकालना है. इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है क्या? हाँ. तो इसका जो वेट हो गया 32 ग्राम हो गया. तो जो इस तरफ की साइड है, इस तरफ इसका वेट 32 ग्राम है और इसका वेट 4 ग्राम है. तो इस तरफ 36 ग्राम वेट है क्या? हाँ. इसका 32 और इसका 4, तो 32 और 4 36 ग्राम हो गया. ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझे. अब आप ध्यान रखो, इसका वेट निकालो. आपको पता है मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. इसके 2 मोल हैं, वेट निकालना है. पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है क्या? हाँ. तो इसका जो वेट है वो कितना है? 36 ग्राम. हाँ. तो गौर से देखो, अभी अभी आपने लिखा था मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन. रिएक्शन के पहले मास जो होगा वही बाद में मास होगा. देखो मास बिफोर रिएक्शन कितना है? 36 ग्राम है क्या? हाँ. और मास आफ्टर रिएक्शन कितना है? 36 ग्राम.
रिएक्शन के पहले जो मास होता है वही रिएक्शन के बाद में मास होता है, तो आपका मास कांस्टेंट है क्या? हाँ यहीं से आपका आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझ गए। Good. हो गया? एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। अब देखिए कोई भी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि आप एक रिएक्शन पे रखो, दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सब पे यही वाला रूल लगता है। मास बिफोर रिएक्शन, मास आफ्टर रिएक्शन, ये सबके लिए है। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, एक आध रिएक्शन में और लिख देता हूँ। जैसे सपोज करो ये वाली रिएक्शन देख लो, ये आप मैंने बुक लिखवाई है N2 प्लस 3H2, इसने आपस में रिएक्शन करी तो 2 मोल अमोनिया के मिले। तो यहाँ पर 1 मोल है, इसकी 3 मोल है और इसकी 2 मोल। तो जब आप इसको देखोगे तो मास बिफोर रिएक्शन मास आफ्टर रिएक्शन होगा, मतलब मास का कंजर्वेशन होगा, कांस्टेंट होगा मास। आपको पता है मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है। हाँ अरे मोल 1 है, मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका है 28 ग्राम। इसमें देखो मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2, हाँ 6। तो इसका वेट हो गया 6 ग्राम, तो यहाँ पर हो गया वेट 34 ग्राम। अब इधर देखो इसका भी वेट 34 ग्राम ही होगा, तो मोल है 2, तो मोल बराबर 2 वेट इन ग्राम। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है क्या? 17। हाँ अरे नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, 14 3 17। समझा नहीं समझा? समझा सर। तो इसका भी वेट 34 ग्राम आया क्या? 34 ग्राम। हाँ तो मास बिफोर रिएक्शन मास आफ्टर रिएक्शन इक्वल है क्या? हाँ हाँ हो गया सर। अगला नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन। आपकी कॉपी में लिखा है, मेडिकल लिखवाया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसका मतलब समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। सपोज करो वाटर है, अब बेटा वाटर कई तरीके से मिलता है। जैसे बारिश होती है तो उसमें भी पानी मिलता है क्या? रैन, जो रैन होती है उसमें हमें पानी मिलता है बरसात में। हाँ हाँ जमीन के नीचे जब हम हेड पाइप से निकालते हैं, मतलब जमीन से भी हमें पानी मिलता है क्या? हाँ हमें रिवर से भी पानी मिलता है, हाँ हमें समुद्र से भी पानी मिलता है। और सुने, हाँ सर। जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तब भी हमें पानी मिलता है। और देखें, अभी अभी आपने एक रिएक्शन लिखी थी, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओ तब भी वाटर मिला था, जब आपका पहला एग्जांपल था H2 + O2H2, याद है? हाँ सर। और सुने, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो, मैंने आपको बताया था, नहीं इससे तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो और भी बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे आप ये अल्कोहल है ना, जब अल्कोहल की रिएक्शन आपस में करवाओगे आप, देखो
ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। जब दो अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये देखो, ये पानी बाहर निकल गया क्या? हाँ हाँ याद करो, मैंने आपको एनहाइड्राइड वाला केस बताया था। ये आपका कोई एनहाइड्राइड है? अब इससे तो CO2 आ गया। एल्डिहाइड को जब हाइड्रोक्सिल, अरे इनको नहीं पता है। एकदम हाइड्रोक्सिल। चलो ठीक। तो देखो, बरसात से पानी मिलता है, जमीन के नीचे से पानी मिलता है, नदी से पानी मिलता है, समुद्र में पानी मिलता है, केमिकल में एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाओ तब पानी मिलता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओ तब भी पानी मिलता है, और दो अल्कोहल को आपस में मिक्स करो तब भी पानी बाहर निकलता है। मतलब किसी भी केमिकल को आप किसी भी मेथड से बनाओ जो उसमें रेशियो है एलिमेंट का। देखो, इस वाले पानी का फॉर्मूला भी H2O है, इस वाले पानी का भी फॉर्मूला H2O है, इसका भी H2O है, इसका भी H2O है, इसका भी H2O, H2O, H2O। आप किसी भी मॉलिक्यूल को किसी कैसे भी बनाओ, आपकी मर्जी, लेकिन उसके जो एलिमेंट या एटम का रेशियो होता है वो सेम रहेगा। देखो, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बनेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, टू रेशियो बनेगा, टू रेशियो बनेगा। आप किसी भी को किसी भी मेथड से बनाओ, जो एटम का रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बात समझी या नहीं समझी? समझे सर। जैसे देखो, दूसरा एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज की बात करो, C6H12O6 है इसका फॉर्मूला। अब इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। इसका जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 6 12 6 का है। अब और इसको सिंपल कर लो, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 3 जैसे, हाँ 6 से, 6 1 जैसे 6 2 ये। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है क्या? हाँ अब आप ग्लूकोज को चाहे जहां से बनाओ, देखो हर फल में ग्लूकोज होता है, कोई भी मीठा फल होगा उसमें ग्लूकोज होगा, फ्रूट में। अब किसी भी फ्रूट में ग्लूकोज निकले, उसका फॉर्मूला यही होगा, और जो उसके एटम का रेशियो होगा उसमें कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? समझे सर। और देखो, नाम से ही पता चल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी मेथड से बनाओ, जो उसके एटम होंगे उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बरसात से जो पानी मिला उसका H2O है और जमीन के नीचे से जो पानी मिला उसका H3O हो जाए। तो लिखें इसमें थोड़ी सी थ्योरी। द गिवन कंपाउंड, व्हाट सर? इसकी डेफिनेशन लिख लें। द गिवन compound always contain, the given compound always contain exactly the same proportion, exactly the same proportion of its element by weight, of its element by weight, respective of their source. Respective of their source or method or preparation. Source or method or preparation. ये जब ऐसे बना के लिखिए ताकि आपको याद रहे एग्जाम को।
यस सर। एक मिनट सर। हो गया। हो गया सर। हाँ, बाकी का हो जाएगा। अगला लॉ है आपका नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसको अभी आप छोड़ दो, 10 लाइनें छोड़ दो इसके लिए, 8 से 10 लाइनें। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये मूल कॉन्सेप्ट फोर्थ का पार्ट है। तो अभी आप केवल हेडिंग लिख लो, इसकी 8-10 लाइनें छोड़ दो बस। तो आपके बेटे जितने लॉ थे मैं खत्म कर चुका। पहला लॉ था आपका लेवल्कियन एंड रिप्लेस लॉ। क्या मतलब होता है इसका? ये था कि जिस रेशियो में रिएक्शन करेगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अगला था एवोगैड्रो लॉ। तो इसका था कि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसके मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए। जो मोल का तीसरा फार्मूला है ना, मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन क्वांटिटी, वो है इसका एवोगैड्रो। और दो लॉ अभी मैं कर चुका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है मास बिफोर रिएक्शन, मास आफ्टर रिएक्शन। अगला लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब था किसी भी केमिकल को किसी भी मेथड से बनाओ, उसका फार्मूला सब में सेम रहेगा। अगला है आपका डेंसिटी। डेंसिटी अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है वो देखें। डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ाया आपने? हाँ सर। हाँ जैसे सर। पानी है, आपने आपने जैसे पानी है, यस सर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास वाटर है, अब वाटर को आपने देखा कि नापा कितना है इसका वॉल्यूम, तो आपने देखा कि 1 लीटर पानी था। अब आपने 1 लीटर पानी का जो आपके पास सिस्टम है, आपने उसका वेट किया, तो 1 लीटर पानी का वेट भी 1 किलोग्राम ही होता है। जब आप 1 लीटर पानी को, जैसे दूध वाला आता है आपको लीटर से देता है, तो आप उस 1 लीटर पानी का वेट करोगे। जैसे आपने उसके बर्तन से लिया 1 लीटर पानी ले लिया, अब आप उसका वेट करोगे। तो जैसे आप 1 किलो का वेट करो, 1 लीटर पानी का वेट करो तो 1 किलो, कुछ भी अंतर नहीं। इसीलिए पानी की डेंसिटी है। तो जैसे आपने देखा होगा, तो मास भी आपका 1 किलोग्राम है और वॉल्यूम भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर 1 आएगा। तो पानी की डेंसिटी भी जब भी आप, तो आपको ये बनाए जाते हैं ना, ये देखिए दूध वाला या ये किसी को मानते वाटर का वेट कर, वाटर का पहले वेट करते हैं, 1 किलो पानी ले लिया, तो उसमें 1 किलो पानी को बर्तन में भरा, फुल जो हो गया उसी से आप बता देते हैं कि 1 लीटर ही होगी। तो देखिए डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं बात कर रहा हूं कि आपको पता है अगर मैं इसकी एमटीएस यूनिट लूं, एक यूनिट होती है सीजीएस, एक होती है एमटीएस, ये पढ़ी है क्या आपने? हाँ सर। अब आप देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मेरी अगर एमटीएस यूनिट देखूं तो मास किलोग्राम में लूंगा, तो वॉल्यूम लीटर में लूंगा क्या? हाँ। तो इसकी यूनिट ये बनी किलोग्राम लीटर इनवर्स। हाँ। और अगर मैं सीजीएस यूनिट लूं तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं सीजीएस में लूंगा तो मास होगा मेरा ग्राम में और वॉल्यूम एमएल में। हाँ। तो इसकी यूनिट ग्राम एमएल इनवर्स बनी क्या? हाँ। समझा है कि समझा? समझा सर। कभी ऐसा मत करना कि आप मास ले लो किलोग्राम में और वॉल्यूम ले लो एमएल में, आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना तो या तो पूरा एमटीएस होना चाहिए या पूरा सीजीएस होना चाहिए। हो गया।
हो गया सर। स्टार बना के पॉइंट। अब बताओ पानी की डेंसिटी कितनी होती है? एक होती है पानी की डेंसिटी। स्टार बना के देख लो। वाटर डेंसिटी 1 किलोग्राम लीटर इनवर्स या 1 ग्राम ml इनवर्स। पानी का जितना वेट होता है उतनी वॉल्यूम होता है। अरे मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये फिजिक्स में है, पहला चैप्टर 11 पढ़ा है सर ने पढ़ाया है, तुम लोग समय हराम को भी। और इसके बिना फिजिक्स शुरू ही नहीं होती। उसके बाद वेक्टर शुरू होता है, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन शुरू होती है। फिजिकल वाली हाँ, उसके पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, फिर टीचर वेक्टर शुरू करता है और फिर सर्कुलर मोशन शुरू करता है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करता है। बस आगे तो पानी की डेंसिटी एक होती है। अब चाहे आप किलोग्राम लीटर इनवर्स कह दो, चाहे ग्राम सेकंड इनवर्स कह दो। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। कई बार नहीं, बहुत ही बार पानी की डेंसिटी दी नहीं होती, तो आपको याद रखना होता है। और देखें कंफ्यूजन वाले शब्द, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर 3 लीटर, याद रखना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है मिलीलीटर, मतलब 1 ml। और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कई बार वो डेसीमीटर क्यों लग देता है, बच्चा सोचता है डेसीमीटर डिस्टेंस की यूनिट, और वो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में खोजता रहता है, पूछता डेंसिटी। तीन चीजें याद रख लेना। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 3 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। अगली हेडिंग है आपकी टाइप ऑफ डेंसिटी। हाँ एक चीज और, स्टॉप अभी मत लिखें। आपने कभी ये दिमाग लगाया है कि जो पानी है जिसे आप वाटर कहते हो, इसका फॉर्मूला H2O होता है क्या? हाँ हाँ। और जो आइस है जिसे आप बर्फ कहते हो, इसका भी फॉर्मूला H2O होता है क्या? हाँ हाँ। हाँ भैया पानी से ही बर्फ बनती है, तो आइस का भी फॉर्मूला H2O। तो कभी आपने ये सोचा है कि जब आप, ये तो हो गया आपका पानी, जल ही जीवन है वाटर, जिसका फॉर्मूला है H2O, और आपने इसमें आइस डाल दी बर्फ, तो आपकी जो आइस है ये आइस के मॉलिक्यूल है। आइस के मॉलिक्यूल पानी पर फ्लोट करने लगते हैं, मतलब तैरने लगते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? अरे भैया पानी का भी फॉर्मूला H2O है, आइस का भी फॉर्मूला H2O है, लेकिन बर्फ क्या है, बर्फ पानी में फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है, मतलब बर्फ ऊपर रहती है हाँ। पानी नीचे रहता है। इसका रीजन क्या है वो देखें आप। जो डेंसिटी होती है बेटा, आइस की कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। जो आइस की अब केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। आइस का स्ट्रक्चर अलग होता है, पानी का फॉर्मूला जरूर सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, वहां से पता चल जाता है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। ज्यादा। जैसे आपको पता है पानी की डेंसिटी एक होती है, तो आइस की डेंसिटी ऐसे होती है 0.898। ऐसे ही आपने वो देखा होगा बेटा, तेल और पानी को मिक्स करो, तेल और जब पानी को मिक्स करते हो तो तेल के छोटे छोटे पॉइंट वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं क्या? हाँ हाँ। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑयल होता है ऑयल की डेंसिटी डेंसिटी कम कम होती है और कम वाटर होती की है। डेंसिटी ज्यादा अब होती है। जैसे आप एक बाल्टी पानी में लोहे का एक टुकड़ा फेंक देना, लोहे का टुकड़ा नीचे चला जाएगा क्या? हाँ हाँ। हाँ। तो हुआ जो आपका आयरन का पीस था उसकी डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी उस समय क्या हो गई? कम हो गई। कम।
हमेशा याद रखना, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, और जिस अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो मतलब जो ऊपर है इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है, और जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ समझे सर। हाँ सर। ऐसे लिख लेना, वाटर 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 डेंसिटी ये, तो आइस फ्लोट इन वाटर। हो गया सर। हो गया सर। तो डेंसिटी में डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी मैं आपको यूनिट बता चुका हूँ। पानी की डेंसिटी एक होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है, या फिर जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रहता है। अब कर दूं से? हाँ सर। हाँ सर। सर कर। अगला है आपका टाइप ऑफ डेंसिटी। टाइम ऑफ इसमें दो है, डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। और ये जो एप्लीकेबल है सब पर एप्लीकेबल है, सॉलिड पे भी, लिक्विड पे भी, एंड गैस पे भी। और ये आप अभी पढ़ रहे थे जो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम आपने पढ़ा है, इसको एक नाम और होता है इसका एब्सोल्यूट डेंसिटी। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। दिख अच्छा रहा। बेटा, अभी दिख जाएगा, सर दिख रहा है सर। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सब पर एप्लीकेबल होगी, और ये जो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसी को आप एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हो। मतलब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। अब बात आ रही है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसके लिए सॉलिड लिक्विड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है और गैस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप हेडिंग है रिलेटिव डेंसिटी। हाँ इसको आप बना ले पहले, और ये वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी। हो गया सर। हो गया सर। हाँ हाँ इन बच्चों का बनाना। अब आप हेडिंग लिखें रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए वो नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कंपेयर करने वाला, रिलेशन वाली डेंसिटी। तो जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे आपके पास देखो दो ऑप्शन है, नाइट्रोजन गैस है, सॉरी ये तो सॉलिड लिक्विड पे एप्लीकेबल है। जैसे आपका पानी है, गौर से देखना,
पानी है और ऑयल है। अब मैं इसकी कहूँ रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो आप बस ऐसे याद रखना। पानी की बात, अरे वो तो आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो आपकी सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है और गैस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। तो आपने हेडिंग लिखी हुई थी रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड या ऑल लिक्विड के लिए, यही लिखा था क्या? हाँ सर। तो आपको पता है हाँ सर। लिक्विड, ऑयल क्या है? लिक्विड। अगर वो पूछे कि ऑयल की रिलेटिव डेंसिटी बताओ, तो आप ऐसे बोलोगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड। मतलब आप ऑयल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, हाँ हाँ। रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है ना, तो कंपेयर करना है। तो आपका ये होता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड। और याद रखना वाटर हमेशा नीचे रहता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड हमेशा लगभग 99% वाटर ही होता है। यस सर। जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड होता है ज्यादातर क्या होता है? वाटर होता है। तो पहला स्टार तो आप मुझे बताओ रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट नहीं होगी सर। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, इसकी यूनिट मतलब सेम यूनिट में कैंसिल हो जाएगी। तो पहला स्टार होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी हैव नॉट एनी यूनिट। अब दूसरा, अगर आपका ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड ज्यादातर वाटर ही होता है, तो इसमें आप लिखें एक नया पॉइंट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहां से, इफ in relative density formula density of substance second मतलब अपॉन वाला density of substance second is water, then relative density फिर से एक बात सुने क्या लिखवाया है यार। If in relative density formula density of substance second is water, then relative density is also known as specific gravity। अगर ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड पानी है तो उस समय की रिलेटिव डेंसिटी को आप किस नाम से भी जान सकते हो, लिख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। अब आप मुझे बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या यूनिट होती है? 1 थर्मो मतलब यूनिट। कुछ नहीं। हाँ। इसलिए आपको पता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड यदि वाटर है तो उस समय की आपकी जो डेंसिटी होगी आप उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलोगे। तो लिखकर किसी को नो सर। रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस फॉर्मूला आपका जैसे सपोज करो आपके पास कोई सिलेंडर है, गैस तो सिलेंडर में ही रहेगी, खुले बर्तन में तो गैस रह नहीं सकती, उड़ जाएगी।
तो एक में हाइड्रोजन है और एक में, या फिर ऐसे करो यार, एक में ऑक्सीजन है एक में नाइट्रोजन है, जैसे एनवायरनमेंट हमारा। अब हमें एनवायरनमेंट की डेंसिटी निकालनी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं एनवायरनमेंट में, तो आप रिलेटिव डेंसिटी बराबर कैसे करोगे, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैसियस सब्सटेंस, बंद कर दो इसी बॉक्स में। और जो सेकंड वाला है, जैसे उसमें फर्स्ट वाला वाटर था, इसमें सेकंड वाले में मैक्सिमम टाइम हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, H2 गैस होती है। जो सेकंड सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन होता है ज्यादातर। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। दिख रहा है। दिख रहा वो बेटा आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, फुल रेंज है। अब तो मेरे यहाँ तो आधे बच्चों को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है बेटा बिल्कुल साफ साफ। मैं थोड़ा सा और प्रयास करता हूँ, अब दिखा? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। तो देखा है, गैस वाले के लिए रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैसियस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकंड गैसियस सब्सटेंस, और 99% चांस होते हैं जो सेकंड वाला होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। तो अब कर दूं इसे? हाँ सर। हाँ सर। अब एक स्टार बना के लिखें। अगर ये सेकंड वाला हाइड्रोजन गैस है, मतलब इसमें लिखें if in relative density formula if in relative density formula second substance is hydrogen, second substance is hydrogen, then relative density is also known as, एक नया नाम आता है उसका, में आप रिलेटिव डेंसिटी को ये बोल सकते हो वेपर डेंसिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वीडी, वेपर डेंसिटी। हो गया? हाँ सर। अब देखो, आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, आराम से देखना। डेंसिटी ऑफ, मैं यहाँ फर्स्ट पे ये दे रहा, और डेंसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। अब आपको पता है एक सेकंड सब्सटेंस इज हाइड्रोजन, तो उसका में आप रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलोगे, वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी। हाँ, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? हाँ। तो आप यहाँ लिखोगे मास हाँ। अपॉन वॉल्यूम, मास फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम और मास सेकंड अपॉन वॉल्यूम। हाँ। अब मैंने वॉल्यूम की जगह फर्स्ट हाँ। लिखा, तो आपको एक बात पता है कि एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, इसका भी 22.4 होगा, इसका भी 22.4 होगा। हाँ। वॉल्यूम तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया क्या?
हाँ तो वेपर डेंसिटी बराबर मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। और आपको पता है हाइड्रोजन इज सेकेंड सब्सटेंस और हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है क्या, हाँ हाँ आप इसकी जगह ये लिख सकते हो वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। समझा या हाँ नहीं समझा? समझे सर। हाँ सर समझ गए। सेकेंड सब्सटेंस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है। कोई दिक्कत? नो सर। चल गए। कैलकुलेट द calculate the vapor density of SO2 gas calculate the vapor density of SO2 gas। अब देखो कुछ नहीं दिया, एक ही गैस दी है तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओगे दूसरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है क्या? हाँ और आपको पता है हाँ वेपर डेंसिटी बराबर है रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकंड होता है क्या? हाँ और आपको पता है अभी अभी आपने लिखा था वेपर डेंसिटी बराबर मोलर मास अपॉन 2। ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जो मोलर मास उसका तो होता है हाँ हाँ और इसका मोलर मास कितना होता है SO2 का 64 64। 64। और डिवाइडेड बाय 2 तो 32 आ गया क्या आंसर? हाँ कोई दिक्कत? सर सर नोट कर ले। हो गया सर। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी को VD लिखा करो फुल मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 gas with respect to CH4। अब सेकेंड सब्सटेंस कौन है आपका? मीथेन गैस। CH4। CH4। करो इसे। SO2 और CH4 है बेटा। तुम्हारा आंसर 4। 4 बिल्कुल सही। आपको पता है वेपर डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकेंड। और देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम और ये मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल और मैं मास को यहां बोल रहा हूं मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ फर्स्ट अपॉन मोलर मास ऑफ सेकेंड। और फर्स्ट वाला है SO2 का होता है 64 और CH4 का होता है 16, तो ये 4 आया आंसर। जमा है नहीं जमा? हाँ सर। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल containing 5 mole O2 and
5 मोल N2 with respect to helium। इंपोर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन में, अगर पेपर अच्छा बनेगा तो क्वेश्चन यहां से आ जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम, तो देखो फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, हीलियम की रिस्पेक्ट में है तो हीलियम तो नीचे आएगा, तो डेंसिटी बराबर हो गया आपका मोलर मास ऑफ O2 प्लस N2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे आता है। हाँ ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? समझा। अब हाँ आपको सर। अगर अकेला होता तो आप इसका मोलर मास बता देते, जब गैसियस मिक्सचर हो तो आप एवरेज मोलर मास निकालते हो क्या उस समय? एवरेज मोलर मास। हाँ ये अकेला होता तब तो आप यहाँ 32 लिख देते, लेकिन ये किसका मिक्सचर है? O2 प्लस N2 का। अब इस सिलेंडर का तो एवरेज मोलर मास निकलेगा। हाँ हाँ 5 मोल O2 है प्लस 5 मोल N2 है। अब इसका जब आप एवरेज मोलर मास निकालोगे तो ये मोल इंटू मोलर मास 5 इंटू 32, इसका 32 होता है, इसके 5 है, 5 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 5। याद है या भूल गए? हाँ याद है सर। हाँ सर। हाँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना है? एवरेज मोलर मास आएगा 30, फिर इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास हो गया 30, तो आप वेपर डेंसिटी में इसकी जगह लिख दोगे 30। और आपको पता है जो हीलियम है वो 2He4 होता है क्या? हाँ तो हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो 30/4, तो ये आंसर आपका 7.5 आया क्या? 7.5। हाँ समझा या नहीं समझा? पहले ये बताओ। समझा सर। समझा सर। कर लें, इसमें इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, एवरेज मोलर मास मिक्स हो रहा है इसमें कॉन्सेप्ट। और कॉपी के न्यूमेरिकल तो 3-4 बार सॉल्व करने पड़ते हैं जब स्टूडेंट सीख पाता है। जैसे 3-4 बार थ्योरी का रिवीजन होता है, ऐसे कॉपी के न्यूमेरिकल 3-4 बार। तो ये ना सोचिए हमने क्लासरूम में कर लिए, एक बार घर में कर लिए तो हम वहां सब सीख गए। कॉपी के 3-4 बार कर लो तो सारी किताबें सॉल्व हो जाती हैं। फिर टीचर का ये काम रहता है, जो कुछ पटान के क्वेश्चन है वो जानबूझ के कॉपी में रखे जाते हैं। हो गया? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, अब इसमें मैं मूल कॉन्सेप्ट के साथ वेपर डेंसिटी मिक्स करूंगा। तो लिखें इसमें 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 1.6 ग्राम of an unknown gas occupy 5.6 liter at STP. Calculate vapor density। मेरा आपके साथ क्वेश्चन ये है, कोई ये है जिसका वेट क्या है 1.6 ग्राम है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर। एनी गैस है, कोई गैस, इसकी आपको गैस की वेपर डेंसिटी बतानी है। और वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। यदि आपको यहां से मोलर मास पता चल जाए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो। अरे कोई गैस है जिसका हम वजन करते हैं तो 1.6 ग्राम वेट है, और अगर उसका वॉल्यूम देखते हैं तो वही वॉल्यूम 1.5.6 लीटर है।
तो इसीलिए मुझे वेपर डेंसिटी बतानी है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। अगर मोलर मास पता चल जाए यहां से तो क्वेश्चन सॉल्व। और देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा मोलर मास कैसे पता चलेगा, तो आपको मोल के यानी 3 फॉर्मूले पता है। पहला फॉर्मूला क्या था, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। एक फॉर्मूला वॉल्यूम दिया है, एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। हमें मास भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, यहां से मोलर मास पता चल जाएगा क्या। हाँ सर। और मोलर हाँ मास सर। को यहां से चलोगे तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो मोल को उसने यहां मिक्स कर लिया और वहां वेपर डेंसिटी को मिक्स कर लिया। ऐसे भी खेल खेलता है वो। बेटा समझा या नहीं समझा। समझा सर। समझा सर। कोई आंसर आ गया। ना 3.2 32 1.6 दिया था। ये है 1.6 और ये है 5.6 और यहाँ ये m निकालना है और ये है 22.4। 22 पॉइंट से पॉइंट है। 5 से 5 दिया, क्या बात है। ये आ गया 1/4, यहाँ से आ गया 6.4 है। 3.2। हाँ बेटा बिल्कुल सही। हाँ तो सर। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपके लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे। इन क्वेश्चन को अभी एक दो बार सॉल्व कर लेना, कल संडे है तो इसको जरूर सॉल्व कर ले एक दो बार, तो आप इसके बिल्कुल महारथी हो जाओगे। नहीं तो गायब भी बहुत जल्दी होती है। हाँ ओके अगला सर। टॉपिक, क्लास को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि कल संडे है तो, और आज आपकी फिजिक्स की क्लास भी नहीं है तो मैं थोड़ा और आगे लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर। 10-15 मिनट और पढ़ लो, एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं। तो अब नया टॉपिक है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब नया टॉपिक है डिटरमाइन ऑफ डिटरमाइन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन determine of percentage of composition of element in the given compound। देखो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देख लें, बड़ी अच्छी चीज है। आप रिसर्च में काफी मतलब रिसर्च में तो पर डे यूज होता है इसका। जब आप अच्छी लेबोरेटरी में रिसर्च करोगे या कहीं जाओगे तो ये चीजें, या फिर आप मेडिकल में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में इसका बहुत काम पड़ेगा आपका एमबीबीएस के टाइम में। तो देखिए जैसे ये वाटर है, ये पानी है। अब पानी में कौन कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो कितने परसेंट हाइड्रोजन है और कितने परसेंट इसमें ऑक्सीजन है, ये हमें बताना है। समझा नहीं समझा। हाँ सर। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसके पास कैल्शियम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है इसके पास, या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। हमने जैसे हमने ग्लूकोज का पानी पिया, इसके पास 3 लोग हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हमने जैसे ग्लूकोज का पानी पिया तो हमने कितने परसेंट कार्बन पी लिया, कितने परसेंट हाइड्रोजन मिल गया, हमने कितने परसेंट ऑक्सीजन मिल गया। हमें ये परसेंटेज निकालना सीखना है। समझा या नहीं समझा। समझा हाँ सर। सर।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट सर। अब ये तो मैं अभी बहुत क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा था कि जो आपने हैविंग लिखी उसका मतलब क्या है। कोई फॉर्मूला है उसमें एलिमेंट का परसेंटेज क्या है, अब हमें ये सीखना है। बड़े ही सिंपल है, छोटे छोटे लोग, जैसे आपने एक लीटर पानी पी लिया, आपको पता है हाइड्रोजन कितना अंदर चला गया, ऑक्सीजन कितने परसेंट अंदर चला गया, पानी में कार्बन कितने चले जाएगा। हाँ, फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू वेट या मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और परसेंटेज का मतलब होता है संबर, तो इकडे संबर आहे, इसको बॉक्स में बंद कर। वेट या मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट या मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब याद रखना, अगर यहां वेट होगा तो यहां भी वेट होगा, अगर यहां मोलर मास होगा तो यहां भी मोलर मास होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक का वेट ले लो, एक का मोलर मास ले लो, कहानी खराब हो जाएगी। इसको बॉक्स में बंद कर ले, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। हो गया? हाँ सर। हाँ अब पहला क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको इसकी कुंडली पता होनी चाहिए, यहाँ पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। तो कैल्शियम होता है 20-40, ऑक्सीजन होता है 8-16 और कार्बन होता है 6-12। ये कहां से पता चला? पीरियोडिक टेबल से। हाँ हाँ। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, मोलर मास कितना होता है। तो कैल्शियम, एक कैल्शियम है तो कैल्शियम एक है, कार्बन भी एक है और ऑक्सीजन इसमें 3 है क्या? हाँ हाँ। ऑक्सीजन का होता है 40, तो 1 × 40। कार्बन एक है, कार्बन का होता है 12, तो 1 × 12। ऑक्सीजन 3 है तो 16 होता है। सही है? हाँ हाँ। तो यहाँ आया 40, यहाँ आया 12, यहाँ आया 48, तीनों को ऐड किया तो 100 आ रहा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास? हाँ सर। हाँ। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा सर। हाँ सर। अब पूरी कुंडली हमारे सामने है, अब क्वेश्चन सॉल्व। तो गौर से देखो, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालते हैं पहले। फॉर्मूला क्या है आपका? वेट ऑफ एलिमेंट। वेट की बात ही नहीं हो रही, वेट हमें पता ही नहीं है, तो मोलर मास से क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? हाँ। मोलर मास। मास ऑफ एलिमेंट, हम कैल्शियम देख रहे हैं तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40। 40। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये कैल्शियम कौन से सब्सटेंस में है? CaCO3 में, और इसका मोलर मास कितना है? 40। अच्छा सर। कैल्शियम 40% है क्या? अरे समझा या नहीं समझा? हाँ सर। समझा सर। परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100, तो ये आपका 12 आ गया क्या? हाँ। हाँ अगला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज है आपका, ऑक्सीजन 16 होता है, 3 है इसमें ऑक्सीजन, 48 अपॉन 100 इनटू 100, तो ये 48 आ गया क्या? हाँ। और क्वेश्चन चेक करने का आंसर आपका सही है गलत है चेक करने का तरीका, अगर परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इन तीनों को ऐड करोगे तो 100 आ गया तो सही किया आपने, नहीं तो गलत किया।
हो गया सर। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। कार्बन 80 40 and 80। बिल्कुल बेटा, जो कार्बन है वो 20% है और हाइड्रोजन इसमें 80% है। हाँ अच्छा उल्टा हो गया, उल्टा। कार्बन 80%, हाँ सर, हाइड्रोजन 20%। कार्बन 80 है, हाइड्रोजन 20। हाँ सर। सर। अब एक अभी मैं जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो एक नया नाम आएगा बार बार। उस नए नाम का मतलब मैं आज ही बता देता हूँ, न्यूमेरिकल जब कल करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा। तो एक नया नाम आपके पास कौन सा आएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक नया नाम आएगा। जैसे आपका जो त्रुटि है, यहाँ पर बोलते हैं उसको फिटकरी, आपके यहाँ बोलते हैं त्रुटि, और साइंटिफिक वर्ड होता है पोटाश एगम। जैसे ये फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, ये त्रुटि का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला जैसे वह सॉल्ट FeSO4 6H2। एक होता है ग्लोबल सॉल्ट Na2, यहाँ बेटा 7 है, Na2SO4, और आपका 10H2। ये सपोज करो कि कोई केमिकल है, उनके फॉर्मूले हैं, तो आप बात कर रही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। तो इसके पास पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 24 है क्या? 24। हाँ इसके पास पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 7 है क्या? हाँ 7। इसके पास 10 है पानी के मॉलिक्यूल। हाँ तो बेटा इस हाँ। वाले फॉर्मूले का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 24H2O। इस वाले फॉर्मूले का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 7H2O, और इस वाले फॉर्मूले का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 10H2O। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। नोट कर ले। हाँ सर। अरे बोल सा FeSO4 NH4 का 12 SO4 6 है, इसका नाम याद ज्यादा मैं हो गया सर। हो गया। आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया कि फॉर्मूले में वही उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन इधर कैलकुलेट percentage of water crystallization in FeSO4 7H2O। Calculate percentage of water crystallization in FeSO4 7H2O।
तो फॉर्मूला ये बनेगा परसेंटेज ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जिसका निकालना होता है परसेंटेज, वो ऊपर जाता है क्या? देखो उसमें आप पुराने क्वेश्चन देखो, आप कार्बन का परसेंटेज निकालने के तो कार्बन ऊपर था, हाँ हाँ कैल्शियम का निकालने का कैल्शियम फॉर्मूला नीचे था। तो ऐसे लिखूंगा 7H2O का मोलर मास अपॉन FeSO4 और 7H2O का मोलर मास इंटू 100। समझा है नहीं समझा? जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर जाता है, फॉर्मूला नीचे आता है। हाँ हाँ और मैं सबकी कुंडली लिख देता हूँ। Fe का होता है 56 और कार्बन, इसमें सल्फर है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। आप यहाँ से कर लो। अरे नहीं हुआ क्या? अबे यार क्या कर रहे हो? इसका आया होगा 126। 7H2 का मोलर मास कितना है? 126 आया नहीं है? हाँ सर, अपॉन 278। 278 आया होगा हाँ सर, इंटू इंटू 100। हाँ अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 छंग 24 नहीं जाता। मैं इसको 2 से डिवाइड करता बेटा, 3 चौको 12, 3 से भी नहीं जा रहा, ये आया 63, 39। हाँ सर, ऐसा तो है। हाँ तो कर दो आप, कहा है ये बन गया आपका 6300। अब जब ना हुआ बेटा तो आप मैं तो बेटा ऐसे ही करता हूँ, 63 को गुणा 100 में हुआ तो ये बन गया 6300 और ये बन गया